हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप सबको पता है कि ठंड बहुत बढ़ रही है। ठंड पड़ेगी तो मज़ा आएगा पढ़ने का भी, और बच्चे बाहर निकलेंगे तो होप है कि वो खोलें और पढ़ना स्टार्ट करें। जैसा आप सबको पता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो डेट थी वो एक्सटेंड हो चुकी है। इस बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा अभी तक, वो फॉर्म भर सकता है। और बाकी एक खबर है जो आप सबको देना ज़रूरी है कि हम ऑलमोस्ट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ऑलमोस्ट हम सिलेबस जो है वो 70% ऑफ द सिलेबस हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कवर कर चुके हैं। तो आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसकी हमारी क्लास एक हफ्ता चलेगी। टॉपिक है पार्टनरशिप। ठीक है। जैसे आप सबको पता है कि एक बंदे के अंदर एक इंसान हो, उसको बोलते हैं सोल। ठीक है ना, सोल प्रोप्राइटर या सोल इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहा है या मोनोपोली। अगर आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखें, जैसे गांव में एक दुकान है, तो उस अकेले बंदे ने दुकान डाली है तो उसको क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर या सोल एंटरप्राइज, कुछ भी बोलेंगे। बट पार्टनरशिप हम तब बोलते हैं जब एक से ज़्यादा कोई इंसान मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो आज हम पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप में क्या क्या इंट्रोडक्शन होता है, क्या क्या ज़रूरी है आपको समझना, कौन सा एक्ट के अंदर पार्टनरशिप जो है वो बनाई गई है। तो ये सब चीज़ें हम आज की पूरी क्लास में हम यही सब चीज़ें देखेंगे। पार्टनरशिप क्यों ज़रूरी है, उसमें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है फाइनेंस में पूरा जो आपके लिए जो मटेरियल आता है वो पूरा का पूरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है हमारी सीबीएसई की, वहाँ से प्लस जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक होती है वहाँ से, कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके लिए रह जाए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ना आता हो, बेसिक से लेकर एडवांस, मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि मैं आपको बेसिक टू एडवांस हर एक चीज़ सिखाऊंगा। अकाउंटिंग में जो बेसिक से लेके एडवांस तक जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। जैसे आप सबको पता, हम एक एक करके हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। बीआरएस भी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था अभी थोड़े दिन पहले, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। बीआरएस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने एक एक करके सारी चीज़ों को देखा कि पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी जो है अभी तक, फाइनेंशियल इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो जितना भी एक पूरी बुक होती है वो हमारी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। और जो पार्टनरशिप का टॉपिक है ये हमारी ट्वेल्थ क्लास की बुक का है पूरा ना। पार्टनरशिप जो हमारी फर्स्ट बुक है, पूरी की पूरी पार्टनरशिप हम इसमें हर एक चीज़ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल पे कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें फिर स्टार्ट होते हैं एडमिशन, कि अगर दो पार्टनर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टनर की एडमिशन हो रही है, तो हर एक चीज़ चेंज होगी। वो अपने साथ कैपिटल भी लेके आएगा, वो अपने साथ गुडविल भी लेके आएगा। ठीक है, अगर वो अपने साथ कैपिटल गुडविल लेके आ रहा है तो जो गुडविल है वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो बिजनेस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ए बी ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, सी ने एडमिशन ली। जब सी एडमिशन ले रहा है वो गुडविल भी ला रहा है साथ में और कैपिटल भी ला रहा है। तो सबकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबकी क्या होगी, वापस से चेंज होगी। तो हर एक चीज़ देखेंगे हम पार्टनरशिप में। उसके बाद आती है रिटायरमेंट, फिर डेथ, फिर डिसोल्यूशन। तो हम हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या बोलता है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम पढ़ चुके थे, बट पार्टनरशिप में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो क्या होता है, हर एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आप सबको मेरा नाम ऑलरेडी पता है कि मेरा नाम है शुभम, और मैं आपको अकाउंटेंसी विद्यानिधि क्लासेस में कंप्लीट पूरी पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, कि जिससे आपको जब एग्ज़ाम में आप बैठो फाइनेंस के एग्ज़ाम में तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने आपको सबको ये क्या बताया कि जो हमारा पार्टनरशिप टॉपिक है ये हमारा ट्वेल्थ क्लास का है। और पार्टनरशिप कभी भी एक इंसान के बीच पार्टनरशिप नहीं होती है। पार्टनरशिप हमेशा दो या दो से ज़्यादा कोई इंसान हो तो उनके बीच क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। अब अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोलते हैं ना कि जहाँ पैसे की बात होती है वहाँ पे सिर्फ ओरली बात नहीं होती है कि हाँ भाई तू इतना रख लेना, तू इतना रख लेना। तो हमेशा पार्टनरशिप जब होता है तो एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, हर एक चीज़ हम अच्छे से पढ़ेंगे कि वो अगर एग्रीमेंट हम कर रहे हैं तो उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे। एक एक करके हम सारी चीज़ें समझते हैं। जैसे अभी तक मैंने आपको जो जो चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, उस चीज़ में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे जो भी गिवन नंबर्स हैं टेलीग्राम चैनल पे कहीं पे भी आप मैसेज करके या कॉल करके
बता सकते हो सर इस टॉपिक पे कोई डाउट आया था हमें, वो डाउट आराम से हर एक चीज़ को क्लियर किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है, जो दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में किया जाता है। फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच टू और मोर persons join together to carry the business and share its profit and losses। पहली बात ये कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जो दो और टू और मोर पर्सन के बीच किया जाता है। ये दोनों जब दो और दो से ज्यादा लोग मिलके दो से दो ज्यादा लोग मिलके जब अपनी बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करते टाइम जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी लेते हैं, एक सेकंड गाइस, वेट करना, थोड़ा सा सर्वर। वापस से, आप सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप में आप सबको पता है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा अगर बंदे मिलते हैं काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं अकेले पहले बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, बट मुझसे अपने जो खर्चे हैं वो नहीं उठाए जा रहे हैं, एक्सपेंस नहीं उठाए जा रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि अपना बिजनेस को मैंने क्या करना है, एक्सपैंड करना है, या तो कोई और फ्रेंचाइजी खोलनी है, कुछ और करना है। जब भी बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है, अगर हमारे पास इतने कैपिटल नहीं है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारे साथ एक कोई हमारा दोस्त या कोई और जुड़ जाए, जिससे कैपिटल और ज़्यादा आए और हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएँ। तो इसीलिए जब भी पार्टनरशिप होती है, एक, दो या दो से ज़्यादा बंदे जब पार्टनरशिप करते मिल जाते हैं बिजनेस करने के लिए, सिंपल भाषा में उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। मतलब एक से दो, एक से ज़्यादा क्या हो गया, दो, दो या दो से ज़्यादा बंदे जब मिलके काम करते हैं एक दूसरे के साथ, बिजनेस करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और बिजनेस में क्या होता है, ऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होंगे, शेयर होंगे, उनके एक्सपेंस जो होंगे वो उन लोगों की भी शेयर होंगे, तो उस सबको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलके मिलके क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, और जो भी उनका प्रॉफिट होगा, जो भी शेयर होगा, शेयर और प्रॉफिट को क्या करेंगे वो एक दूसरे में डिवाइड करेंगे, जिससे बिजनेस जो होगा वो स्मूथली रन कर पाएगा। ठीक है ना, एक बंदा अकेला काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उससे उसी बंदे ने अकेले सारे एक्सपेंस देखने हैं, सारे खर्चे, इधर दौड़ना है उधर दौड़ना है। तो पार्टनरशिप एक अच्छा बिजनेस है, बट वही बात की कि जब पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, ठीक है, अगर आप ओरली एग्रीमेंट कर रहे हो, तो आप इन द फ्यूचर अगर आपको लॉस हो रहा है या इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको नहीं पता होता आपने किस रेशियो में लेना है। तो आज हम समझेंगे हर एक चीज़, क्योंकि पार्टनरशिप एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या ज़रूरी है, क्या सब कुछ ज़रूरी नहीं है, तो ये सब चीज़ों को हम समझेंगे। पहले पार्टनरशिप को हम अच्छे से समझते हैं, इंट्रोडक्शन कि पार्टनरशिप होती क्या है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, सिंपल भाषा में, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलके
बिजनेस करते हैं और उनका जो भी फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं उनको शेयर करते हैं। और ये फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जिस रेशियो में लिखा है उसी रेशियो में उनको मिलेगा। अगर नहीं लिखा है तो वो दोनों इक्वली डिवाइड करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे बिजनेस के। ठीक है। अब बिजनेस इज रन ज्वाइंटली, मैंने क्या बोला, दो या दो से बंदे, वो सारे क्या हैं, वो ओनर्स ही हैं। जो भी दो या दो से ज्यादा बंदे, ये ओनर्स ही हैं बिजनेस के, ये ओनर्स ही हैं बिजनेस के। एंड प्रॉफिट इज शेयर्ड इन द एग्रीड रेशियो। अगर कोई पार्टनरशिप, अगर कोई एग्रीमेंट है, अगर कोई एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, जो भी उनका एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो डिवाइड होगा। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो इक्वली जो भी उनका प्रॉफिट या लॉसेस होंगे वो इक्वली उनको शेयर करेंगे। एंड ईच पार्टनर वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स, क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब ही ये होता है कि वो, ये नहीं कि मैं अकेला मेरा बिजनेस है, वो उन सबका मिलके बिजनेस है। तो सबको अपना, अब जो अपना अपना काम है वो डिवाइड करना पड़ेगा, वो एक दूसरे के लिए भी काम करना पड़ेगा और खुद के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। सिंपल भाषा में, अगर दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर इक्वली करते हैं, या तो जिस रेशियो में दिया उस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उन सबको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में पार्टनरशिप का मीनिंग सबको समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है। जब दो या दो से ज्यादा मिलके बंदे काम करें और उनके जो आने वाला जो उनका प्रॉफिट और लॉस जो भी उनको होगा उनके बिजनेस में, उनको वो एक साथ देखें, ना कि इंडिविजुअली। तो ईच पार्टनर वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स। ठीक है, क्योंकि ये सारे ओनर्स हैं और इन्हीं को मिलके अपने बिजनेस को क्या करना है, ग्रोथ करवानी है। अगर ये सोचेंगे नहीं भाई मेरा तो नहीं है, ये उसका काम है, तो फिर पार्टनरशिप करने का कोई फायदा नहीं। तो पार्टनरशिप तभी करता है इंसान जब उसको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, या अकेले इतना बड़ा बिजनेस, मतलब कैपिटल चाहिए 2 करोड़ की, बड़ा बिजनेस कुछ करना है, तो अकेला बंदे के लिए पॉसिबल वो बिजनेस नहीं होता। तो तभी बिजनेस कौन सा आता है, पार्टनरशिप। ओके। जैसे मैंने बोला कि सोल प्रोप्राइटर क्या होगा, छोटी सी दुकान होगी कहीं पे, वो अकेला बंदा सारे एक्सपेंस संभाल सकता है और एक छोटी सी जगह को देख सकता है। अब पॉसिबल नहीं है ना कि 3-4 जगह पे उसकी फ्रेंचाइजी है, तीनों चार जगह पे एट ए टाइम वो क्या हो, अवेलेबल हो। तो इसलिए उस बंदे को जरूरी है कि मैं पार्टनरशिप करूं कि हम अपने जो बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएं। अब ये पार्टनरशिप किसके अंदर आता है, ये आता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, याद रखना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सारी जो पार्टनरशिप की चीजें हैं कि कितने बंदे होने चाहिए, क्या सब कुछ, ये सब कुछ कहाँ पे आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब भी आपको पूछा जाए जो भी पार्टनरशिप के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन कि किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से पार्टनरशिप डीड, हर एक चीज कहाँ पे लिखी हुई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिखी हुई। कोई भी एमसीक्यू आपको आ जाएगी कौन से रूल या कौन से एक्ट के अंदर हमारा पार्टनरशिप है, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसी के अकॉर्डिंग हम हर एक चीज पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, हर एक चीज हम इसी के जो अंदर लिखे हुए रूल्स हैं उसी को फॉलो करेंगे। अब मीनिंग हमने पढ़ लिया, तो मीनिंग की डेफिनेशन बड़ी इजी होगी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि सारे मिलके काम करें या कोई एक, सबने मिलके मतलब होता है ना कि एक अलग से किसी को अलग ड्यूटी दी होती है, किसी को अलग ड्यूटी दी होती है कि मैं तो पैसे लगा दूंगा कैपिटल बट मैं नहीं आ सकता, तू सबको संभालेगा, जब जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। तो सब मिलके वो काम करे बिजनेस, या तो उन सबकी जगह एक बंदा मिलके कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, सबने कैपिटल लगाई हुई है और सब कुछ एक ही बंदा देख रहा है बट ओनर सब है, तो वही, इसी को हम बोलेंगे पार्टनरशिप। इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, टू और मोर, हु हैव एग्रीड। अब एग्रीमेंट हो वो वर्चुअली हो, एग्रीमेंट हो वो ओरली हो, रिटर्न हो, ये हम आगे पढ़ेंगे जिस तरह के भी एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको शेयर करने का एक एग्री, मतलब एग्रीमेंट, एग्री होंगे सब कि तू जितना मिलेगा तू जितना मिलेगा, ठीक है, इस बात को। और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सब मिलके करें या सब मिल, मतलब सबकी जगह एक बंदा वो सब चीज को संभाल रहा है।
इसी को क्या बोलेंगे नॉर्मल भाषा में, पार्टनरशिप बोलेंगे। अब सिंपल भाषा में आपने इससे क्या समझा, ये एक लीगल रिलेशन है, दोस्ती या भाईचारा नहीं है। जब भी बिजनेस कर रहे हैं तो रिलेशन कौन सा होगा, टू और मोर पर्सन का कौन सा रिलेशन होगा, लीगल रिलेशन होगा, क्योंकि हम पार्टनरशिप में हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में हर एक चीज, छोटी छोटी एक्सपेंस, तेरा इतना लॉस इतना प्रॉफिट, एंड में अगर पूरा दिवालिया हो गया, मतलब बिजनेस पूरा डूब गया, तो आप लाइबिलिटी कौन कौन पे करेगा, तो वो हर एक चीज देखने के लिए हमें क्या होता है, कौन सा रिलेशन है, ये लीगल रिलेशन है। पर्सन मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम डिपेंड करता है। अगर बैंकिंग कोई सेक्टर है तो वहां पे 10 होता है, बाकी अदर है वहां पे 20% मैक्सिमम होते हैं। तो एग्रीमेंट क्या होगा, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट नॉट बाय बर्थ। सिंपल भाषा में आप सबको क्या पता है कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, ये नहीं जन्म सिद्ध अधिकार या जन्म से नहीं होता है, बट एक एग्रीमेंट होता है जब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर बिजनेस करते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि हम फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होंगे लॉसेज होंगे वो हम इतना इतना शेयर इक्वली डिवाइड करेंगे, सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो आपने समझा कि इसका रिलेशन क्या है, लीगल रिलेशन है। पर्सन दो से ज्यादा होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए, सिंगल को सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी implied, only profit is required, profit sharing is required, loss sharing may be implied। अच्छा सॉरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अब आपको मैं बताऊंगा जब आगे पढ़ेंगे, लाइबिलिटी इनकी अनलिमिटेड होती है। अगर अगर फॉर एग्जांपल की पूरा बिजनेस डूब गया, एज अकॉर्डिंग जैसे सोचा था वैसे नहीं चला, तो इनको अपने घर के एसेट्स को बेच के बिजनेस के जो भी खर्चे जो भी लाइबिलिटी होती है उनको पे ऑफ करना पड़ता है। तो इनकी अगर लाइबिलिटी पे क्वेश्चन है कि लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होती है, पर्सन की जो ओनर्स की, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब सबको पे करना ही पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी या म्यूचुअल एग्रीमेंट, कुछ भी वन पर्सन कैन एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स। म्यूचुअली सबने डिसाइड किया होता है कि हम सब पार्टनर्स ही हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो हम सबकी जगह आप इस बिजनेस को देखोगे। ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट कुछ भी सबका जो एक दूसरे के साथ वो कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी पार्टनरशिप में। अगर एक बंदा भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल ना, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, 4 बंदों के बीच पार्टनरशिप है, अगर एक पार्टनर भी उस चीज को मना कर रहा है कि भाई मैं इस चीज में नहीं कर सकता, कोई डिसीजन लेना है उन्हें ना, वो उसके खिलाफ है, तो वो डिसीजन नहीं ले सकते। तो सबको एग्रीड होना पड़ेगा, जो भी वो डिसीजन लेंगे आगे सबको हाँ बोलनी पड़ेगी, हाँ ठीक है हम तैयार हैं इस जो भी डिसीजन मेकिंग में, तो फिर वो पार्टनरशिप चलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो पार्टनरशिप में आपको पता होने चाहिए कि म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, म्यूचुअल एजेंसी, प्रॉफिट शेयरिंग सिर्फ प्रॉफिट पे देखा जाएगा, जो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय ही एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप होती है। वो एग्रीमेंट ओरली हो, अगर ओरली है तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ इक्वली शेयर होगी, कौन सी चीज़ में वो अपना हक नहीं मांग सकते हैं, और कौन सी चीज़ उनको देनी पड़ेगी। और फॉर एग्जांपल सेकंड, और पर्सन जो मिनिमम 2 होने चाहिए अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है। तो ये सब हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन है, हमारी जो डेफिनेशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर। तो इस चीज़ में किसी को थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप क्या होती है, मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप का, और कौन से एक्ट के थ्रू जो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशन जो भी हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप के बारे में, उसके अंदर लिखा हुआ सारा का सारा। और कि म्यूचुअल एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन हमने पढ़ ली, मीनिंग हमने समझ लिया, कौन से एक्ट के अंदर आता है पार्टनरशिप भी हमने देख लिया। तो हम धीरे 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 करके पार्टनरशिप को समझेंगे कि क्या होता है। किसी से भी कोई भी क्वेश्चन किसी के भी थ्रू, मतलब बेसिक भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये कि पार्टनरशिप में कितने इंसान होने चाहिए, लिखा हुआ है। अब मिनिमम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप में, पहला फीचर इसका ये है। अब एटलीस्ट 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, ये चीज़ आप सबको पता ही है नॉर्मली ना, ये इतना कॉमन सेंस है कि पार्टनरशिप हमेशा 2 इंसान या 2 से ज़्यादा के बीच में होती है। एंड ये है आपका क्वेश्चन जो फैक्चुअल आपको पूछ सकते हैं। बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो 10 ही होने चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह का एमसीक्यू आता है कि पार्टनरशिप जो बैंकिंग बिजनेस है वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर्स क्या है, 10, 15, 20,
या 50, आप सबको पता है 10 होने चाहिए। मैक्सिमम 10 हैं, मिनिमम 2। मिनिमम सब में 2 ही हैं, मैक्सिमम 10 है। अब अदर बिजनेस में, जो भी बिजनेस होते हैं उसमें 20 होने चाहिए, मतलब 20 ही मैक्सिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। बट कई ऐसे अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 50 तक भी होती है। ठीक है, तो वो आपको इतना ही आप समझो कि मिनिमम जो पार्टनर होते हैं वो एटलीस्ट पार्टनरशिप में 2 होने चाहिए, ये मिनिमम है, ये हमेशा रहेगी। बट बैंकिंग में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 10 होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अदर जो बिजनेस है उसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है पार्टनरशिप पार्टनर्स की? 20 है। ओके, तो इस चीज को पहला पॉइंट हमारा फीचर क्या है कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए अगर आपको पार्टनरशिप करनी है। 2 से कम होंगे तो वो तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती ना। 2 या 2 से ज्यादा। मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर में कितनी होनी चाहिए? 10। जो अदर टाइप ऑफ बिजनेस उसमें 20। पार्टनरशिप मैक्सिमम लिमिट है। ओके। इस बात पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड फीचर क्या है? एग्रीमेंट। जैसे मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि एग्रीमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, जब पैसे की बात आती है भाई भाई का सगा नहीं होता है। तो एग्रीमेंट, अगर आप भी इन फ्यूचर किसी के साथ बिजनेस करते हो तो आपको सबसे पहले क्या बनाना? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट सबसे जरूरी है, क्यों? क्योंकि कल को प्रॉफिट आता है, किसी की नीयत खराब हो जाती है, वो बोलता नहीं भाई सारा मेरा है, आपको नहीं देता है, तो आप लीगली प्रूफ दिखा सकते हैं कोर्ट में जाके कि ये एग्रीमेंट हमारा हुआ था, ये एग्रीमेंट हमारा हुआ था, इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी इस तरह डिवाइड होनी थी पार्टनर्स के बीच में। तो आप जाके, आपके पास एक एविडेंस होगा। लेकिन एग्रीमेंट इज एविडेंस, याद रखना हमेशा, एग्रीमेंट क्या है? एक एविडेंस है। तो पहला फीचर हमने पढ़ लिया पार्टनरशिप का कि मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए, तभी इसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और मैक्सिमम क्या? हाँ भाई, बैंकिंग में 10 और अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस हो मैक्सिमम लिमिट क्या है? 20। अब हम देखेंगे एग्रीमेंट। जैसे आप सबको पता है एग्रीमेंट 2 तरह का हो सकता है, या तो ओरली या रिटर्न। पार्टनरशिप बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो पूरी बेस्ड होती है वो किस पे होती है? एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है। ठीक है। अब पढ़ेंगे एक हमारे क्या, एक रिटर्न एग्रीमेंट है जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, याद रखना। अब इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। एग्रीमेंट में भी पार्टनरशिप डीड, जिसको रिटर्न एग्रीमेंट बोलते हैं। ओरल बट नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि बिजनेस हम जब भी करते हैं वो हम रिटर्न फॉर्म में ही होना चाहिए। और ओरली रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप ओरली एग्रीमेंट करो कोई भी, क्योंकि ओरली एग्रीमेंट का कोई प्रूफ नहीं है। तो अभी आपने समझा, हमारे पास जो भी होगा वो क्या होगा? दो तरह के पहला समझा हमने मेंबर्स कितने होने चाहिए। सेकंड नंबर पे हमने समझा कि एग्रीमेंट किस किस टाइप का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट एक ओरली होता है और एक रिटर्न होता है, बट हमेशा एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट ही होना चाहिए अगर आप पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहे हो। और रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। डोंट वरी, हम पार्टनरशिप डीड को अच्छे से पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? फीचर क्या होगा? एग्रीमेंट। थर्ड फीचर क्या है? लॉफुल बिजनेस। जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं, वो कौन सा बिजनेस होना चाहिए? जब भी पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं नॉर्मली, वो एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है ना, जिसमें फ्यूचर में किसी पार्टनर को, किसी ओनर को या उनके एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बिजनेस कौन सा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस मस्ट बी लीगल। इलीगल बिजनेस वो ना करें, बहुत होते हैं। ठीक है, इलीगल बिजनेस की हाँ भाई बिजनेस करना है, पार्टनर है हम, उस पर तो रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं बन सकता। कोई भी करना, किसी चीज़ का भी करना है ना, वो तो आप सबको पता है कि कितने सब चीज़ें होती हैं जो इलीगल बिजनेस होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो सब कुछ, सट्टे वट्टे ये। तो इलीगल बिजनेस कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप, क्योंकि उसमें रिटर्न एग्रीमेंट लेने के लिए कोर्ट आप यहाँ कुछ भी लिखवा नहीं सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि इलीगल बिजनेस क्या लिखवाओगे कि किसको किसमें बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस, सबसे जरूरी क्या? नेम ऑफ द बिजनेस, आप कौन सा करने वाले हो, सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। तो पहला पॉइंट हमने क्या समझा कि कितने मेंबर्स हैं, पर्सन होने चाहिए। सेकंड कि एग्रीमेंट। थर्ड कि बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, लीगल बिजनेस होना चाहिए, वहीं पे पार्टनरशिप हमेशा होती है। अब एमसीक्यू आपको क्या आ गया कि अनलॉफुल बिजनेस है, इलीगल बिजनेस होगा उसमें पार्टनरशिप होती है, तो आप सबको पता है उसमें पार्टनरशिप नहीं होती है।
अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंदा बिजनेस इसीलिए करता है कि वो देखता है कि मुझे इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा। कोई भी बंदा किसी के साथ जुड़ेगा तो ये कभी नहीं सोचेगा कि मुझे कम प्रॉफिट हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सबका जो बिजनेस करता है बंदा, वो इसलिए करता है। इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं हम इसीलिए करते हैं कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट्स हो। तो सबसे बिजनेस क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, पार्टनर सारे के सारे एग्री होने चाहिए जो भी उनका फ्यूचर शेयरिंग प्रॉफिट है। लॉस शेयरिंग में भी सेम रेशियो एज प्रॉफिट, डिफरेंट रेशियो जो भी होगा, और साइलेंट इम्प्लाइड इक्वल शेयरिंग, जो भी ये शेयरिंग प्रॉफिट होगा ऊपर नीचे हो सकता है, सेम हो सकता है, इक्वली हो सकता है, डिफरेंट रेशियो में हो सकता है, 2:3, 1:1। तो कुछ भी तरह का जो भी होगा, बट उन सबको जो भी पार्टनर्स हैं वो एग्री होनी चाहिए इस चीज़ पे। सिंपल भाषा में इतना याद रखो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो, या डिफरेंट रेशियो का हो, या साइलेंट चुप रहे सारे कि हाँ जो आप दे रहे हो, मतलब जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब लिखा होना चाहिए कि ये सब कुछ इक्वली है, या सेम रेशियो एज प्रॉफिट लॉस शेयरिंग में भी जो भी होगा उनका ना। तो इस सब पे क्या होना चाहिए, सब के सब पार्टनर्स क्या होने चाहिए, एग्री होनी चाहिए। इस बात को समझो, ठीक है, कि सारे पार्टनर इस चीज पे एग्री होने चाहिए। जो भी उनका शेयर प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, अगर सेम रेशियो में प्रॉफिट है, अगर डिफरेंट रेशियो में है, तो ये सब कुछ सारे पार्टनर क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। एग्री बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्री होंगे तो वो एग्रीमेंट पे साइन करेंगे कि हाँ ठीक है, ओके, हमें मंजूर है कि इतना शेयरिंग प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। अब लॉस में लाइबिलिटी आएगी क्योंकि लॉस हो गया, तो उनको उल्टा देने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ों पे वो एग्री होने चाहिए। अब ये नहीं ना हो सकता कि एक पर्सन के ऊपर ही सारी की सारी लाइबिलिटी आ गई, तो जो भी वो पार्टनर्स कर रहे हैं तो लाइबिलिटी सबके ऊपर आएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे, अब आगे भी देखेंगे हम चीज़ें कि कौन से टाइप के पार्टनर्स होते हैं। जैसे इधर साइलेंट का यूज़ हुआ तो एक साइलेंट पार्टनर भी होता है। तो मैं आपको चीज़ें आगे समझाएंगे जब अभी आगे हम पढ़ते हैं। इतना समझ आ गया हमें कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा बंदे जब मिलके एक साथ मिलके एक ही बिजनेस करते हैं ना, एक ही टाइप ऑफ बिजनेस करते हैं और कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। और ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर हर चीज़ रजिस्टर है। फिर हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट कौन सा होता है। फिर हमने पढ़ा कि ओरल और रिटन एग्रीमेंट होता है। दो से ज़्यादा बंदे होने चाहिए काम करने के लिए। बैंकिंग सेक्टर में 10 मैक्सिमम लिमिट है, और अदर बिजनेस में 20 मैक्सिमम लिमिट है। तो ये सब चीज़ें हमें समझ आ गई। फिर हमने पढ़ा जो बिजनेस है वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। इस तरह से नहीं कि आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो तो एंड में आप सबको पता है कि यहाँ तो हम अंदर जाएंगे, यहाँ तो कुछ डूबने डूबना बिजनेस, या तो प्रॉफिट होगा बहुत ज़्यादा होगा, बट वो बिजनेस का आप कहीं प्रूफ नहीं दे सकते हो ना। आपके साथ कोई आपका दोस्त घपला करके चला गया, तो आप उसका प्रूफ कहीं पे नहीं दे सकते हैं। पार्टनर आपका घपला करके चला गया तो उसका प्रूफ आप कहीं पे नहीं बोल सकते ना। तो मैं ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा, ये कर रहा था, मैं डूब गया, मेरा दोस्त ले गया सारे पैसे, या मेरे पार्टनर ले गया, तो आप नहीं बता सकते। फिर आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो जो चीज़ एग्री होंगे सारे, क्योंकि पार्टनर, चारों पार्टनर इक्वली वहाँ पे इन्वेस्टेड है उस बिजनेस में। तो अगर चारों इक्वल होंगे या तीनों पार्टनर राजी होंगे तो वो आगे शेयर ऑफ प्रॉफिट जिस तरह का होगा उस तरह का वो डिवाइड कर देंगे। फिर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया म्यूचुअल एजेंसी, मतलब म्यूचुअल सारे एग्री होने चाहिए। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल फॉर हिज ओन एक्ट, जो भी वो एक्ट कर रहा है वो उसका खुद जिम्मेदार है ना। अब एग्रीमेंट उसने साइन कर दिया, बाद में ये थोड़ी बोलेगा भाई मैंने तब तो कर दिए। भाई वो खुद जिम्मेदार है जो उसने चीजें की हैं, एग्रीमेंट किया हर एक चीज के लिए। एजेंट फॉर एक्ट ऑफ अदर बिजनेस पार्टनर्स, एजेंट हो सकता है, मैंने बोला ना कि वो बिजनेस एक बंदा संभाल रहा है, बाकी सब कोई और काम करते हैं, वो नहीं आ सकते हैं, ठीक है। एक्ट वन ऑफ बाइंड फॉर ऑल पार्टनर, एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड फॉर ऑल पार्टनर्स, सेम हो गया। तो ये सब कुछ क्या है, म्यूचुअल एजेंसी या म्यूचुअल एग्रीमेंट कुछ भी। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल फॉर हिज ओन एक्ट, जो भी एक्ट होगा उसको वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, ठीक है, हर एक चीज के लिए। एजेंट, द बिजनेस का एजेंट भी बोल सकते हैं उसको, फॉर एक्ट फॉर अदर पर्सन, ठीक है ना। एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड्स ऑल पार्टनर्स। सिंपल भाषा में कि एक बंदा कोई भी काम कर रहा है तो मतलब सारे बंदे पूरा जमंदी लेके ही कर रहा होगा, क्योंकि पार्टनरशिप ऐसे नहीं चलती कि मैंने अकेले डिसीजन ले लिया और मेरे पार्टनर किसी को कुछ नहीं पता है, तो सबको हर चीज पता होती है। सिंपल भाषा में वही आ गया, म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि सब अगर बिजनेस तभी चलता है अगर पार्टनर्स के बीच वो नहीं होता कि वो नहीं आए, लड़ाई झगड़ा ना हो,
क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, मतभेद ना आए। जो भी मतभेद कुछ ऐसे बोलते हैं, जब उन दोनों के बीच मन में एक दूसरे के लिए आ गई चीज़ें कि मेरा पार्टनर मेरे साथ धोखा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो पार्टनरशिप नहीं टिक सकती। तो इसलिए हमेशा क्या बोला हुआ है, म्यूचुअल एजेंसी, उन सबकी रजामंदी एक दूसरे के साथ इस तरह की होनी चाहिए। अगर एक भी सबकी जगह एक एक्टिंग पार्टनर है, या कुछ भी सबकी जगह एक बंदा काम कर रहा है, पार्टनर तीन है और एक ही सारे बिजनेस की देख रहा है, प्रॉफिट देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, एक्सपेंस देख रहा है, तो इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो बिजनेस आगे ग्रोथ कर सके। तो ये सब कुछ हमारा फिफ्थ फीचर हो गया। अब हमने पढ़ लिया पार्टनरशिप के बारे में। अब पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे उसको, जो भी उनकी फर्म है, एक्स वाई जेड, जो भी उनका नाम है, ठीक है, जो भी पार्टनरशिप फर्म का नाम है, जो भी हो सकता है, एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फर्म जो भी हो सकती है, ठीक है, लिमिटेड जो भी हो सकता है। अब क्या था, बिजनेस कैरिड ऑन बाय पार्टनर्स कलेक्टिवली इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। जिस बिजनेस में, बिजनेस हमने पढ़ लिया जहाँ पे वो कलेक्टिवली सब मिलके, जो भी दो और दो से ज्यादा जो पार्टनर्स हैं, जब मिलके कलेक्टिवली जो काम कर रहे होंगे, जो भी बिजनेस कर रहे होंगे, वो उसी को बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। सिंपल भाषा में पार्टनरशिप है, पार्टनर्स हैं, मिलके काम कर रहे हैं, अपनी एक बिजनेस कर रहे हैं मिलके, उसी बिजनेस को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, जो भी एक्स वाई जेड होगी। फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जो काम कर रहे हैं बंदे वही हैं। फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। फर्म नेम इज ओनली अ कलेक्टिव नेम ऑफ द पार्टनर। जो भी नाम वो सोचेंगे, ठीक है ना, जिस नाम से वो सोचेंगे उस नाम से फर्म का नाम होगा, और वो उनको पार्टनर्स जो उनके होंगे उन्हीं की वो होगी, ऑब्वियस सी बात उनकी होगी, और उन्हीं को, मतलब उन्हीं के नाम को वो क्या करेगी आगे से ना। कोई एक बंदे के नाम पे नहीं होगी, बोलो हाँ भाई मेरा नाम है शुभम, मेरे नाम पे तुम तीनों बंदे हैं, मेरे नाम पे तुम बिजनेस करो, शुभम कोई भी लिमिटेड या कुछ भी, बट वो जो होगी वो कलेक्टिवली जो नाम सोचेंगे वही फर्म का नाम होगा। एंड फर्म हैज नो लीगल सेपरेट एंटिटी, तो सारे पार्टनर्स की ही है मिलके जो पार्टनरशिप बनाई हुई है, तो जब कलेक्टिवली करते हैं उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। सिंपल सिंपल पॉइंट है। बस इसको याद रखना, पार्टनरशिप हैज नो, firm has no separate legal entity in the partnership, okay, in the partnership, not, I'm not talking about the sole business, ठीक है, I'm talking about the partnership. The business carried on by the partners collectively is called partnership firm, जो भी वो business कर रहे हैं, and firm has no separate legal entity because the collective name of the partners से चलती है। The firm is only a collective name of a partners। अब फर्म ये थोड़ी ना है कि किसी एक को, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप का नाम है एक्स वाई जेड, जो भी उसका फर्म का नाम है, वो एक बंदे को थोड़ी ना रिप्रेजेंट कर रही है, वो जो उसके सारे के सारे पार्टनर है, तीन चार पार्टनर है, वो सबको रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए कलेक्टिवली नेम ऑफ अ पार्टनर्स, ठीक है ना, कि भाई उस बंदे की है, इन सब की है भाई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ पार्टनर, किस तरह के पार्टनर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जैसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी तक हमने जो चीज़ें समझी, उस चीज़ में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या होती है क्या नहीं होता है, तो वो प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं पार्टनरशिप की। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आती है, फिर हम आगे आगे धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे। तो नाम से पता लग रहा है एक्टिव पार्टनर, जो डेली बिजनेस की मीटिंग को अटेंड कर रहा है, पूरा उसका देख रेख कर रहा है कि किस तरह की मतलब किस तरह की डेली मीटिंग्स हो रही हैं, कौन से मतलब अपने सारे एम्प्लॉयज़ पे ध्यान रख रहा है, कि भाई मैनेजमेंट पे ध्यान रख रहा है, मैनेजर पे ध्यान रख रहा है जो बंदा उसने अपॉइंट किया हुआ है, तो हर चीज़ को जो देख रहा है उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। सिंपल भाषा में समझो कि एक्टिव पार्टनर क्या होता है, जो डेली अपने बिजनेस में जा रहा है ना, डेली जिम जा रहा है, सॉरी, अगर ओनर है जिम का, दो तीन बंदों ने मिलकर बनाई हुई है, तीन चार जगह पे हैं, तो डेली जा रहा है, देख रहा है कि मेरे बिजनेस कैसे चल रहा है, तो सिंपल भाषा में वो क्या हो गया, एक्टिव पार्ट, टेक्स एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस एंड शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस। एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसमें उसका शेयर होगा ही होगा उसको, ये तो होगा ही होगा ना। बाकी एक्टिव, टेक्स एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, डेली अपने बिजनेस में जा रहा है, ठीक है ना, हर चीज़ पे नज़र रख रहा है, ध्यान रख रहा है किस तरह से बिजनेस एक्टिविटी, हमारी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो किस तरह से हो रही हैं, जो भी लॉसेज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो हर चीज़ को जो चीज़ मैनेज कर रहा है उसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे, एक्टिव पार्टनर। एंड फिर आता है स्लीपिंग
और डोरमेंट पार्टनर। ये कई बार एग्जाम में आता है। बस ये क्या नहीं करता, डज नॉट टेक पार्ट इन द बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता वो, मीटिंग होती है वहाँ पे नहीं जाता है। पार्टनर होगा तो नाम से क्या, स्लीपिंग पार्टनर, नाम ही क्या, सोया हुआ है। बट इसको भी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो मिलेगा, क्योंकि इसने भी कैपिटल इन्वेस्ट की है, ये भी पार्टनर है, इसने भी कैपिटल इन्वेस्ट जो भी है वो की हुई है, बट इसको टाइम नहीं होगा, जो भी अपने दूसरे काम भी होंगे इसके। सिंपल भाषा में नाम क्या है इसका, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, सिंपल भाषा में। तो ये एक्टिवली पार्ट ले रहा है, एक्टिवली पार्ट ले रहा है, और ये नहीं ले रहा है। तो जो एक्टिवली पार्ट ले रहा है उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं, जो नहीं ले रहा है वो स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर होता है, सिंपल भाषा में। तो दो हमने पढ़ लिए, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक डोरमेंट या एक एक्टिव पार्टनर होता है, और एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। अब एक होता है नॉमिनल पार्टनर, नाम से याद आपको समझ आ गया होगा, नॉमिनल, ठीक है ना, एक्टिव नहीं, नॉमिनल है, सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम का पार्टनर है। और क्या लिखा हुआ है, नेम यूज्ड ओनली, सिर्फ नाम यूज किया गया है, कुछ भी होगा उसकी रेपुटेशन होगी या कुछ अच्छा उसका नाम होगा, तो सिर्फ नेम यूज किया गया है, कोई कैपिटल नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। लाइबल टू आउटसाइडर, मतलब सिर्फ लोगों के लिए कि हाँ हाँ हो जाएगा, तुम्हें पैसा मिल जाएगा तुम्हारा, या तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, सिर्फ एक नाम यूज किया गया उसका, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। सिंपल भाषा में समझो कि जो नॉमिनल पार्टनर होता है उसको सिर्फ नाम यूज किया गया है, फॉर सम रीजन है उस एरिया में उसका कुछ अच्छा मतलब वो पकड़ होगी या कुछ भी, फॉर एनी रीजन, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। सिर्फ उसका नाम यूज किया गया, उससे कोई पैसे नहीं लिए गए बिजनेस स्टार्ट होते हुए, मतलब उसने कोई कैपिटल नहीं इन्वेस्ट किया। अगर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की है कोई मैनेजमेंट नहीं देखेगा, वो कुछ नहीं देखेगा, ठीक है। तो लाइबल टू आउटसाइडर्स, जो भी आउटसाइडर कौन से होते हैं, जो बिजनेस का पूछते रहते हैं उसके बारे में, तो उसके नाम से चल रहा है तो उसको लगेगा हाँ भाई अच्छा चल रहा होगा, जो भी चीज़ें हैं, तो वो होता है नॉमिनल पार्टनर, जिसका सिर्फ नाम यूज किया गया, ओके। फिर आता है माइनर पार्टनर, ये वो पार्टनर होता है जिससे जो कैपिटल तो देगा देगा, ठीक है ना, जो उसको बेनिफिट होंगे वो उसको मिलेंगे, बट कैन नॉट बियर लॉसेस, वो लॉसेस नहीं देखेगा। सिंपल भाषा में जो भी लॉस होगा, माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू बेनिफिट्स, जो भी माइनर पार्टनर होगा या उसने कैपिटल कम लाई होगी या कोई भी रीजन होगा, वो सिर्फ बेनिफिट्स को ही देखेगा, मतलब सिर्फ बेनिफिट्स ही मिलेंगे उसको। माइनर पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू बेनिफिट, जो भी प्रॉफिट्स होंगे, कैन नॉट बियर लॉसेस। तो याद रखना, माइनर पार्टनर फॉर सम रीजंस कुछ भी हो सकता है, कैपिटल कम लाई हो, बहुत कम लाई हो, या तो सिर्फ रखा हो कि मैनेजमेंट करने के लिए उसको, ठीक है ना, उसको लॉसेस कम बियर करने पड़ेंगे, कैन नॉट बियर लॉसेस, जो भी लॉसेस होंगे। एक्टिव पार्टनर को मोस्टली जो भी बेयर करने पड़ते हैं लॉसेस, स्लीपिंग पार्टनर को भी करने पड़ते हैं, ठीक, इसको कोई नहीं करने पड़ेंगे, लाइबल टू आउटसाइडर है, कोई कंपनी का लाइबिलिटी नहीं है इसके ऊपर। तो माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू बेनिफिट्स, कैन नॉट बियर लॉसेस, ओके। पार्टनर्स के बता रहा हूँ मैं, क्या पता सारे के सारे जो पार्टनर्स वो एक्टिव पार्टनर्स ही हो, उनमें से एक स्लीपिंग पार्टनर हो, तो सबको सब लाइबल रहेंगे कंपनी के जो भी लॉसेस होंगे, बट ये लाइबल नहीं रहेंगे, एक नॉमिनल पार्टनर, एक माइनर पार्टनर। तो हमने चार तरह के पार्टनर देखे। पहले एक्टिव पार्टनर, जो बिजनेस की एक्टिविटी में पार्ट लेता है, जो फ्यूचर लॉसेस जो भी होंगे उनको देखता है। और एक और चीज़, जो उसकी लाइबिलिटी होती है टूवर्ड द बिजनेस, वो क्या होती है, अनलिमिटेड, याद रखना। जो भी उसकी लाइबिलिटी होगी टूवर्ड्स द बिजनेस, वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। जब भी आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ते हो तो वहाँ पे अलग अलग तरह के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, उनमें से एक फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या, पार्टनरशिप। वहाँ पे सोल प्रोप्राइटर होगा, उसके बाद आपने कर्ता वाला पढ़ा नहीं होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, ये अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं। वहाँ पे सिर्फ जो लाइबिलिटी होती है वो किसके ऊपर होती है, HUF के ऊपर। HUF एक टाइप ऑफ बिजनेस होता है, वहाँ पे सिर्फ कर्ता के ऊपर, कर्ता हेड होता है बिजनेस का, उसी के ऊपर सिर्फ अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बाकियों के ऊपर लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब वो तब तक उसको पे करना पड़ेगा जब तक उसका पूरी कंपनी या उसका जो बिजनेस है उसको वो लाइबिलिटीज को पे ऑफ ना कर दे, उसके अपने घर के सारे सामान हर चीज़ बेचनी पड़ेगी। बट लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कुछ हद तक देगा वो, बस। तो उसके बाद हमने पढ़ा स्लीपिंग पार्टनर, वो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में इक्वली उसको लिया जाएगा, बट वो एक्टिवली पार्ट नहीं लेगा, या डोरमेंट स्लीपिंग का नाम एक ही है। तो हमने चार तरह के पढ़े,
दूसरा तीसरा नॉमिनल पार्टनर, और चौथा हमारा कौन सा, माइनर पार्टनर। माइनर को सिर्फ प्रॉफिट या बेनिफिट जो भी होंगे उसके लिए वो एडमिटेड है, मतलब उसके लिए उसको देखा जाए, मतलब उसको मिलेंगे प्रॉफिट्स, लॉसेस पे उसका कोई हक नहीं होगा, पहले ही बाहर है। इतना काफ़ी है आपके लिए। नॉमिनल सिर्फ नाम यूज़ किया गया है, ठीक है ना, कोई भी रीज़न से, और वो लाइबल टू आउटसाइडर्स है। अब हमने पढ़ना है पार्टनरशिप डीड। एक बेसिक आइडिया है, इसको हम अच्छे से समझेंगे अभी जो हम नेक्स्ट क्लास में, कि पूरी पार्टनरशिप डीड होती क्या अच्छे से। सिंपल मैंने आपको क्या बताया, एक रिटन एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। जो भी टर्म्स होंगी, जो भी टर्म्स होंगी, या जो भी टर्म्स होंगी उसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा, गुडविल किस तरह से, हर एक चीज, नेम ऑफ द पार्टनर्स, हर चीज लिखी, नेम ऑफ द फर्म, एग्रीमेंट कितनी देर के लिए बना रहे हैं, मतलब हर एक चीज यहाँ पे लिखी होगी, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, ठीक है। वाई नीडेड, जैसे मैंने आपको बार बार बताया क्यों जरूरी है, टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप डीड हमारी क्या है, जरूरी है। उसके बाद में कि हर किसी को क्लियर हो कि उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं। हर बंदे को क्या क्लियर हो कि उसकी ड्यूटीज क्या टूवर्ड्स द बिजनेस, और उसके राइट्स क्या है। राइट्स जरूरी है कि मेरा ये हक है भाई, मुझे पता होना चाहिए था, आपने डिसीजन ये लिया है, मेरे बिना कैसे ले लिया आपने, आई एम ऑल्सो पार्टनर ऑफ दिस बिजनेस। तो उसको अपने राइट्स भी पता हो, और उसको अपनी ड्यूटी भी पता हो, कि दूसरा बंदा भाई तेरे तेरा काम था, तूने क्यों नहीं किया है। तो उसको ड्यूटी भी पता हो आपने, अपने राइट्स भी पता हो, और जो अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो डिस्प्यूट जो भी हो, उनको अवॉइड कर सके। इसलिए पार्टनरशिप डीड इज नेसेसरी फॉर द बिजनेस। तो सिंपल भाषा में पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं, कि रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच, जहाँ पे वो म्यूचुअली एग्री होते हैं कि ये प्रॉफिट रेशियो होगी, ये सबको मिलेगी, वो हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पार्टनर्स, टाइप ऑफ पार्टनर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दिमाग में रखना। एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट, स्लीपिंग पार्टनर, कौन सा होता है, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वो भी मैं जब आपको इसके बाद एमसीक्यू करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको जो आपने पढ़ा वो आपके लिए इनफ है। सिंपल भाषा में इतना याद रखो कि जब देर इज नो पार्टनरशिप डीड होगी तो क्या क्या रूल्स होंगे, सिंपल भाषा में, ठीक है। इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंट है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को, ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि रेशियो नहीं पता है तो कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कोई सैलरी और कोई कमीशन, क्योंकि ये सब चीज़ अगर लिखी हुई है ना तो तभी वो देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, कौन सा, माइनर पार्टनर, अगर वो लिखा हुआ है कि उसको कमीशन या सैलरी कुछ देनी है तो मतलब उसे को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोई लॉसेस पे वो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं मिलेगा। एंड सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी वो क्या जाएगी, इक्वली, 1:1, इसको बोलते हैं इक्वली। अगर दो पार्टनर का तीन है, 1:1:1। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी है तो जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वली जाएगी हमारी, तो इतना याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ उनको देना पड़ेगा, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक, बैंक इंटरेस्ट याद रखना, आगे पढ़ाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट ऑन बैंक जो भी होगा वो देना पड़ता है उन्हें, जो भी लोन वगैरह 6% पर एनम, बस इतना याद रखना। 6% पर एनम सिर्फ उन्हें जो इंटरेस्ट होता है वो देना पड़ता है बैंक का, बस बाकी कुछ चीज़ें नहीं देनी पड़ती हैं। बाकी एक चीज़ इक्वली प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो होता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक 6% पर एनम देना पड़ता है, पर मंथ नहीं, पर एनम। वो पार्टनरशिप डीड नहीं भी लिखी है वो तब भी देना पड़ता है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता है। और जो प्रॉफिट के रेशियो वो इक्वली डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने नहीं लिखा है कहीं पे भी कि क्या रेशियो होगी हमारी, तो वो इक्वली ही देनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं आई है, रेशियो नहीं बताया कितना कितना जाएगा उसका, तो फिर इक्वली जाती है सिंपल भाषा में सोल प्रोप्राइटर होगा,
डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर, जो भी होता है, सोल ट्रेडर हो गया, सोल प्रोप्राइटर हो गया। सोल प्रोप्राइटर है तो उसके बिजनेस को बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, जो भी है, ठीक है। ओनर्स, टू और मोर, सिर्फ एक होगा, सिंगल ओनर, सिंगल ओनर होगा सिर्फ, उसको क्या बोलेंगे, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर। रिस्क शेयर्ड होगा, जो भी पार्टनर्स होंगे, दो या दो से ज़्यादा, उनके अंदर उनके बीच रिस्क शेयर होगा, ठीक है। इसके भी सारा का सारा रिस्क किसके ऊपर होगा, उसी बंदे के ऊपर होगा सारा। जो लॉसेस हो रहे हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है, शेयरिंग, वो सारा एक बंदा ही देखेगा, उसी को सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। एग्रीमेंट जरूरी है, इसमें कोई एग्रीमेंट जरूरी नहीं, अकेला तो है, उसको क्या एग्रीमेंट चाहिए, अपने साथ थोड़े वो धोखा करेगा। तो सोल में कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए, एक बंदा होगा, रिस्क सारे उसी के ऊपर होंगे, लाइबिलिटी सारी उसी के ऊपर होगी, क्योंकि उसी का बिजनेस अकेले बंदे का। क्यों, क्योंकि कैपिटल सिर्फ इसी ने इन्वेस्ट की है, और कैपिटल ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए, छोटा सा दुकानदार है, उसको कितनी ही लाइबिलिटी चाहिए, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख। बड़े बड़े बिजनेस होते हैं 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, उसके लिए पार्टनर जरूरी होते हैं। तो ये डिफरेंस है पार्टनरशिप का और हमारा जो सोल प्रोप्राइटर होगा उसके बीच में, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, ये उसका फर्क है सिंपल भाषा में। ये तो ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो इतना तो आपको ऑलरेडी समझ आता है। अब हम देखेंगे, फीचर हमने पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हमने हमने पढ़ ली, फीचर का ही पार्ट था, पार्टनरशिप डीड हमने वो पढ़ ली कि क्यों ज़रूरी है, क्यों होना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, जो क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी ना। पार्टनरशिप अकाउंटिंग इज नीडेड, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट फेयरली। अब पार्टनरशिप जो डीड है हमारी, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, अकाउंटिंग, वही अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि पार्टनरशिप में क्या अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग या पार्टनरशिप इज नीडेड टू, अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, मतलब डीड जो भी था पहले, कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट हो, उसको हम डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर पाए इक्वली, या जो भी रेशियो में दिया हो, जिस रेशियो में दिया हो, जिस भी रेशियो में दिया हो, फेयरली हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, इसलिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग नेसेसरी है। मैंने क्या बताया, कैलकुलेट कर पाए इंटरेस्ट, अगर उनको कैपिटल पे देना है, उसको अच्छे से, उसकी सैलरी अगर कुछ लिखी हुई है उसको, तो वो कैलकुलेट हम कर पाए, इसलिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग हमारी ज़रूरी है, कि कितना खर्चा हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना, अकाउंटिंग तो आपको पता है क्या होती है। इतना पता है। गुडविल को एडजस्ट कर पाए, ए एंड बी दो पार्टनर है, सी आ रहा है बिजनेस उनके बीच में, मतलब बिजनेस करने के लिए वो एडमिशन ले रहा है, एडमिशन बोलते हैं इसको, एडमिशन एडमिशन ले रहा है। तो ये दोनों ऑलरेडी नाम कमा चुके हैं, दोनों की कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो ये अपने साथ आते हुए क्या लाएगा, एक कैपिटल, सेकंड नंबर पे गुडविल लेके आएगा, उनका नाम भी यूज कर रहा है ना वो, ये भी तो पार्टनर बन जाएगा फिर उसके बाद। तो गुडविल को एडजस्ट कर पाए इन दोनों पार्टनर्स के बीच, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, कैलकुलेट कर पाए, कैपिटल इंटरेस्ट देना हो, सैलरी देना हो, पर्सन को एडजस्ट कर पाए गुडविल को अच्छे से, और जो भी एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, रेजोल्यूशन हो, कुछ भी चीज़ हो, उसको हम रिकॉर्ड कर पाए अच्छे से, इसलिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग इज नेसेसरी। सिंपल भाषा में अगर इसमें किसी को डाउट है तो बता सकते हो। कि एडमिशन हो, पार्टनर आ रहा हो, या ए बी सी पार्टनर 3 है, वो जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, रिमेनिंग पार्टनर बच गए, उसके बीच जो भी उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, गुडविल कैसे एडजस्ट करेंगे, ये हर एक चीज़ को देख पाए, इसलिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग जरूरी है, ठीक है। अब ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस है जो आपको जेकेएसएसबी पूछ सकता है। पहला क्या पूछा हुआ है, पॉइंट क्या है, पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द एग्रीमेंट। सबको पता है कि जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट से ही आती है, ठीक है ना, विदाउट एग्रीमेंट कोई पार्टनरशिप नहीं होती है। सिंपल भाषा में पहली चीज, जो भी हमारा एग्रीमेंट है वो पार्टनरशिप से ही आता है, ठीक है ना, विदाउट एग्रीमेंट कोई पार्टनरशिप नहीं होती है। सेकंड, म्यूचुअल एसेंस ऑफ पार्टनरशिप, म्यूचुअली वो एग्री होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्टनरशिप का।
ये हमने समझ लिया, एग्रीमेंट से आता है। और म्यूचुअल एजेंसी इज द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप, यही इसकी जड़ है, ठीक है ना। म्यूचुअली एग्रीड है कि हाँ भाई हम म्यूचुअली एग्रीड, तभी तो साइन करेंगे। अगर वो है ही नहीं एग्री, मतलब एग्री नहीं है कि भाई ऐसे हम सारी एक बंदा ही सब संभालेगा या इसको ज़्यादा मिलेगा मुझे कम क्यों मिल रहा है, सेम कैपिटल तो ला रहे हैं हम, तो तब तक बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस हो ही नहीं सकता है। अगर तीन बंदे हैं तीनों राजी नहीं है तो कहाँ से पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग इज कंपलसरी, जो भी इनको प्रॉफिट होगा, अब एक बंदा थोड़े, ए बी सी पार्टनर है, अब कितना किसको प्रॉफिट मिलेगा वो डिसाइड होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप होती है अच्छे से ना। एक साल करेंगे दूसरे साल पार्टनरशिप टूट जाएगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अ कंपलसरी। फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, इन सबके नाम पे ही होती है जितने पार्टनर्स होते हैं। रूल्स अप्लाई व्हेन डीड इज एब्सेंट, ये आपने पढ़ लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली दिया जाएगा। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंट है, या पार्टनरशिप डीड हमारी ओरली की गई है, तो सिंपल भाषा में यहाँ जो एग्रीमेंट है वो ओरली है। तो क्या क्या रूल अप्लाई हो गए हमने देख लिया है, ये सब कुछ हमारे जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई होगी तो आप पूछ सकते हो। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप जो हमारा होता है वो एक्ट, इंडियन एक्ट, पार्टनरशिप इंडियन एक्ट 1932 के अंदर आता है। पार्टनरशिप डीड समझा हमने क्या होता है, एक ओरल एग्रीमेंट होता है ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, मतलब कि उन सबका रजामंदी होना सबकी, वो बहुत ज़रूरी है, अगर आपने पार्टनरशिप करनी है उसके बिना हो नहीं सकती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना, कि बिजनेस हम कर ही क्यों रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो कंपलसरी है कि इनको सबको क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा सबको लिखा हो, हर एक चीज़ लिखी हो, ठीक है। और फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है इन द पार्टनरशिप फर्म, एंड रूल्स अप्लाई व्हेन पार्टनरशिप एब्सेंट, सबको पता है कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली जाएगी, हर पार्टनर की इक्वली जाएगी। अब हम देखते हैं डिटेल में कि पार्टनरशिप डीड, इसके ऊपर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब सेकंड हमारा इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया पार्टनरशिप के ऊपर, जितना इंट्रोडक्शन हो सकता था आपके लिए मैं आपको समझा सकता था वो सारा का सारा पार्टनरशिप के ऊपर इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब पार्टनरशिप डीड, सबको पता ही है पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स विच कंटेन ऑल टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस, जो भी हमारी पार्टनरशिप बिजनेस होगा, जो भी हमारा पार्टनरशिप बिजनेस होगा उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसकी, वो सारी की सारी क्या होंगी, लिखी होंगी, रिटर्न होंगी उसके ऊपर। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो सारी की सारी लिखी होगी, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो लिखी होंगी सारी की सारी, उसी को क्या बोलेंगे हम, पार्टनरशिप डीड। उसको क्या बोलेंगे हम, पार्टनरशिप डीड अब उसमें क्या लिखा होगा, राइट्स ऑफ पार्टनर जो होगा वो अच्छे से लिखा होगा, क्या क्या किस किसका हक है पार्टनरशिप में ना, जो भी राइट्स है जो भी पार्टनर्स का वो क्या क्या राइट है, हर किसी को क्या चीज़ मिल रही है क्या चीज़ नहीं मिल रही है, उसने क्या करना है। ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप, अच्छे से हर एक पार्टनर की ड्यूटी लिखी होगी, ठीक है ना, कि तेरी क्या ड्यूटी भाई, तेरी क्या, तूने ये संभालना, तूने बाहर का काम संभालना है, तूने वो देखना कि हमारे सारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो हर एक पार्टनर को उसकी ड्यूटी दी होगी, उसको पता होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट अच्छे से होना चाहिए, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसी को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट, इसी को प्रॉफिट पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। अब क्यों जरूरी है, सबको पता है पार्टनरशिप डेट क्यों जरूरी है, अवॉइड करने के लिए डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, क्लियरिफाइज, जो भी क्लियर है उनको कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या होगा, डिफाइन करें उनका इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, जो भी इंटरेस्ट पार्टनर को मिलना हो, क्या होता है अलग अलग इंटरेस्ट मिलना हो या अलग अलग सैलरी पार्टनर को देने अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, क्यों किस तरह का काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी देनी हो, उसके अकॉर्डिंग कमीशन देनी है उनको, वो सब कुछ पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लिखा हो, ठीक है। तो उस हेल्प करे ड्यूरिंग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब कुछ लिखा होता है,
जब डेथ में, जब उस बंदा मर गया, अगर वो रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको कितना पैसा देंगे रिटायरमेंट पे जाते हुए, उसका कितना रेशियो होगा, उसका कितना शेयर होगा बिजनेस में, और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जब कोई बंदा आ रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, जो बंदे रह गए हैं, उनके लिए आसानी हो ये चीज़ डिसाइड करने में कि ये बंदा, इसने 20 साल किसी कंपनी को दिए हैं, कंपनी की गुडविल इतनी ऊपर तक लेके गया है, तो हमें इसको इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना चाहिए, इसकी गुडविल भी हमें इसको देनी चाहिए, हमें इसको जो भी इसका प्रॉफिट बनता है, इस सारा का सारा, अगर कोई रिजर्व एंड सरप्लस इस बंदे ने पैसे जोड़ के रखे हैं बिजनेस में, वो हर एक चीज़ कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो उसको पता होगा अच्छे से कि मेरा कितना रेशियो है, अवॉइड करेगा फिर डिस्प्यूट, कि डिस्प्यूट नहीं होंगे, एंड यूजफुल एज ए लीगल एविडेंस इन द कोर्ट। अगर पार्टनर का इतनी, अगर रिटायरमेंट ले रहा है कोई बंदा 20-25 साल के बाद एक बिजनेस से, उसको इतना पैसा तो चाहिए ना, वो अपना और काम देख सके या पूरी लाइफ अच्छे से देख सके। अगर उनकी नीयत खराब हो जाती है, जो पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो रह गए हैं, तो लीगली कोर्ट में एविडेंस लेके जा सकता है कि मैंने इतने साल काम किया है, ये मेरी रेशियो है, ये मुझे मिलना था, सब कुछ रिटर्न होता है पार्टनरशिप डीड के ऊपर, तो वो एविडेंस की तरह कोर्ट में यूज कर सकता है। अब पार्टनरशिप डीड सिंपल भाषा में बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप डीड, क्योंकि इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड के बिना पार्टनरशिप ही अधूरी है। कोई लीगल एविडेंस नहीं, कोई कैसा काम करेगा, कोई कैसा काम करेगा, ना रूल्स का पता है, ना अपने ड्यूटीज का पता है, ना अपने राइट्स का पता है, तो वो अधूरा ही मानो पार्टनरशिप। हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप डीड एक हेल्प करती है कि जो हमारी पार्टनरशिप बिजनेस है उसको स्मूथली रन करने में। ओके, तो ये पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस आ गई सारी की सारी। ये हमारी मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप आ गया कि क्या क्या मीनिंग होती है पार्टनरशिप की, डीड की। अब इसके अंदर हम थ्योरी वाली चीज पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या क्लॉज और क्या कंटेंट होता है हमारा, यही हम देखना चाहते थे। इसी के लिए बोल रहा था, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। प्रॉपर नेम हो कि पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम रखा उन्होंने, एक्स वाई जेड जो भी हो, लिमिटेड, जो भी उन्होंने एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, कंपनी या कुछ भी लिखा हुआ है, वो प्रॉपर नेम हो और प्रॉपर एड्रेस हो बिजनेस का। नेम, प्रॉपर एड्रेस बिजनेस का पार्टनरशिप डीड के अंदर पहली बात होना चाहिए कि कहाँ पे है। आप यहाँ किसी को बोला भाई हम करते हैं, क्योंकि लोगों, बिजनेस कर रहा है तो हमें शेयर चाहिए, लोगों का शेयर कैपिटल चाहिए, लोगों से इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो ओनर है। क्या था, सिर्फ उसको प्रॉफिट ही दे रहे हैं हम, ठीक है। अब वो कंपनी कहीं पर रजिस्टर की गई है, अब 1 साल बाद पता लगा कंपनी पूरी छोड़ के भागी, फ्रॉड कंपनी थी, तो कहाँ ढूंढेंगे लोग, कहाँ ढूंढेंगे उसको ना। तो पार्टनरशिप डीड में प्रॉपर नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म होना चाहिए, जिन जिनके नाम पे पार्टनरशिप फर्म है, प्रॉपर नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, प्रॉपर एड्रेस ऑफ द बिजनेस, ये प्रॉपर पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो फुल डिटेल्स, जो जो जितने पार्टनर हैं, दो या दो से ज्यादा जितने पार्टनर हैं, उन सबकी फुल डिटेल, पर्सनल डिटेल, मतलब कि उनका घर का एड्रेस, नाम, और उनके घर का जो भी एड्रेस होगा पार्टनर्स का, वो पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए, नेसेसरी है। अगर फर्म डूब जाती है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, कितना लाइबिलिटी होगी, लोगों से उधार लिया होगा, वो कौन चुकाएगा, वो चुकाएंगे पार्टनर्स। तो उनके प्रॉपर नेम और प्रॉपर उनका घर का एड्रेस होना चाहिए। और नेचर ऑफ द बिजनेस, जो जिस तरह का वो बिजनेस कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, जिस तरह का वो बिजनेस कर रहे हैं, कोई उनकी कपड़ों की दुकान है, कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, शूज़ का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस तरह का भी वो बिजनेस कर रहे हैं, वो प्रॉपर उसका नेचर होना चाहिए कि इस टाइप का हम बिजनेस कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप डीड के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, टाइप ऑफ बिजनेस टू बी कैरिड ऑन, जिस तरह का कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज़ें। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन सा बंदा, फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी, 3 पार्टनर है, कौन सा बंदा इसने ये लेके आया 1 CR, ये लेके आया 3 CR, ये लेके आया 5 CR, तो कौन सा पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल ला रहा है बिजनेस में, वो कंट्रीब्यूशन वहां पे लिखी होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर वो चीज लिखी होनी चाहिए कि कौन सा बंदा कितनी कैपिटल लेके इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर लिखी होनी चाहिए, एंड फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, क्योंकि दो तरह का, आगे हम जब पढ़ेंगे ना, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, दो तरह की हमारे वो होते हैं, अकाउंट होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, ठीक है। फिक्स्ड में कैपिटल और करंट अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट, उसी के अंदर हर चीज लिखी जाती है। तो दो तरह के अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट
और एक करंट अकाउंट में जो वापस से एक वो गुडविल वो कैपिटल लेके आ रहा है, एडिशनल कैपिटल बोलते हैं ना उसको, एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, जो भी चीजें लेके आ रहा है। तो प्रॉपर फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, मतलब अभी उसने आधी दी, आधी बाद में दे रहा है, आधी 2 साल बाद दी, जो भी चीज़ है जिस तरह की वो जिस भी वे से वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस में, वो हर चीज़ उसने एग्रीमेंट में लिखी हुई है कि मैं अभी 2 लाख दूंगा, फिर 50 लाख दूंगा, फिर मैं 50 लाख दूंगा, जिस तरह से उसने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्री होते हैं, म्यूचुअली सारे एग्री होते हैं कि तू इस तरह से, तो अगर वो लेके आ रहा है तो हमारी रेशियो क्या होगी, 1:3:5। ए बी सी पार्टनर है, जिस तरह से कैपिटल लेके आ रहे हैं वो एग्री करते हैं कि भाई हमारा जो फ्यूचर का प्रॉफिट होगा वो इस तरह से होगा। तो रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड, उसी को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये निकालना हम सीखेंगे, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं जेकेएसएसबी की फाइनेंस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, कि जो पार्टनर्स थे वो ए एंड बी पार्टनर थे, उसका रेशियो था 2:3। सी ने एडमिशन ली, वो कितना रेशियो लेके आया, 1.5 रेशियो के साथ वो एडमिशन ले रहा है। बताओ अब इसकी जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो वो कितनी होगी। और रिटायरमेंट पे क्वेश्चन आता है कि 3 पार्टनर ऑलरेडी हैं 2:3:5 के साथ, और सी क्या कर रहा है, रिटायर ले रहा है। अब बताओ जो रिमेनिंग पार्टनर है उसकी कितनी रेशियो रह जाएगी। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। पता है सबको ये चीज़ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं मेंशन की गई तो इक्वली शेयर दिया जाता है सबको, 1:1:1। तो ये हमारा पार्टनरशिप का पहला दो तीन चीज़ें देखी हमने कि नेचर ऑफ द बिजनेस क्या होगा, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब कुछ चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं, ठीक है। अब जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है ना, जैसे आप सबको पता है कि हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड का हमें रेंट देना पड़ता है, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट लेके आए हैं उस पर जो भी कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी उनको दिया जाएगा पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होगा उसी हिसाब से उनको मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन द कैपिटल, जिस हिसाब से पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। चार्ज इफ मैंशनड, अगर चार्ज करना हो या कुछ भी करना हो अगर मैंशन हो तो वो चार्ज होगा, जिस तरह से उनको रेशियो या जो भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा उनकी कैपिटल के ऊपर, वो उस तरह से उनको, जो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो मिलेगा, अगर नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, सिंपल भाषा में, ओके। अब अकाउंटिंग पॉइंट क्या है, अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड इफ प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट प्रोपोर्शनली। ये अगर चीज़ें लिखी हों कि अगर उनको कब अलाउड होगा, कि अगर प्रॉफिट जितना उनका खर्चा एक्सपेंस हुआ है, प्रॉफिट कब दिया जाता है, जिनका उनका एक्सपेंस था कंपनी के चलाने का, रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उनको वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट में हमारा निकल गया, तो वही हो गया अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, जो भी होगा। एंड इफ प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, जो भी प्रोपोर्शनेट होगी उसके हिसाब से उनको मिलेगा, सिंपल भाषा में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है, ना कि प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है। जो भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना, अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट देने के बाद तो उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो प्रोपोर्शनली उनको दिया जाएगा, ओके। अब आता है अगला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देख लिया, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने देख लिया। अब ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वहां पे लिखा आता है। अब ड्राइंग सब सबको पता है, जब बंदा बिजनेस से ही पैसे निकालता है तो उसको उसके इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वहां पे लिखा हुआ है रेट चार्ज ऑन ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर, जो भी पार्टनर्स रिमेनिंग है, ए बी सी पार्टनर है, तीनों ने ये बोला कि अगर कोई बंदा बिजनेस से पैसे लेके जाता है उसको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी उन्होंने लिखा हो उस रेट पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इफ नॉट मैंशनड, नो इंटरेस्ट चार्ज। सिंपल भाषा में अगर नहीं मेंशन है कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। मैंने आपको बार बार बता चुका, जो चीज़ पार्टनरशिप डीड में लिखी है वो उतनी जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा 5% ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसको 5% हर बंदे को देना पड़ेगा अगर वो ड्राइंग्स लेता है। फिर आगे पार्टनर्स की सैलरी कमीशन, अगर डीड में लिखी है तो देंगे, अगर नहीं लिखी है तो नहीं देंगे। सैलरी कमीशन पेबल टू द पार्टनर फॉर एक्स्ट्रा वर्क, जो भी कर रहा है। अगर नहीं लिखा है नॉट एक्सपेंसेस, ठीक है। ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट नॉट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये किसी को अगर वो ज्यादा काम कर रहा है किसी 2-3 घंटे तो उसको एक एज अ रिवॉर्ड है, ठीक है ना, एक्सपेंस नहीं है कंपनी का। ड्राइंग्स अमाउंट विड्रॉ बाय बैंक, सबको पता टाइम मेथड विड्रॉल, जो भी हम मेथड पढ़ेंगे याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मेथड भी हम पढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कंडीशंस फॉर एडमिशन, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल,
ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है? डीड के अंदर लिखा होता है। अगर एडमिशन कोई ले रहा है, अगर कोई रिटायरमेंट ले रहा है, तो जो सेटलमेंट होगी उसके कैश की, वो किस तरह से कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, गुडविल ट्रीटमेंट किस तरह से उसे दी जाएगी, ये सब कुछ रिटायरमेंट की, एडमिशन की, सब कुछ कहाँ लिखा होता है? डीड के अंदर लिखा होता है। फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के अलग अलग मेथड हम पढ़ेंगे। अकाउंट्स, ऑडिट, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब पूरा का पूरा डिसॉल्व होगी फर्म ही पूरी की पूरी, फिर एसेट्स और डिस्ट्रीब्यूट लाइबिलिटी पार्टनर्स की कैसे कैसे होगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल किस मेथड से डिस्ट्रीब्यूट के 3 मेथड होते हैं उसके, एवरेज, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, कौन से मेथड से उसको गुडविल दी जाएगी, अकाउंट्स एंड ऑडिट, हाउ अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड, ऑडिट प्रोसीजर्स, ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है? हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा। अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो किस तरह से करेंगे हम। एंड थैंक यू। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप की होती है, हर एक चीज़। जो हम नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम आगे का जो भी रिमेनिंग चीज़ रह चुकी है उसको हम देखेंगे। एंड ऑल द बेस्ट।